हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे हाइपरटेंशन, जो कि हमारी कार्डियोवास्कुलर सीरीज़ का फर्स्ट टॉपिक है। कार्डियोवास्कुलर सीरीज़ में हमारे 4 टॉपिक्स हैं: हाइपरटेंशन, एंजाइना, हाइपरलिपिडेमिया और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। इन सभी टॉपिक्स में हम ये 5 पॉइंट्स कवर करेंगे: डेफिनेशन, इटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। हाइपरटेंशन, इसको साइलेंट किलर बोला जाता है। क्यों साइलेंट किलर बोलते हैं, इसको हम आगे देखेंगे। पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। बुकिश डेफिनेशन जो होगी, बुकिश डेफिनेशन इसको क्या बोलती है? हाइपरटेंशन इज डिफाइंड एज persistence increase in systolic blood pressure with a consequent increase in diastolic blood pressure। यानी कि ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जब इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन को हाइपरटेंशन बोलते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर रेंज होती है 120/80 mmHg होती है। या फिर आसान भाषा में हम लोग पढ़ें तो हाइपरटेंशन इज अ कंडीशन वेयर द फोर्स ऑफ ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ आर्टरीज इज टू हाई। यानी कि जब ब्लड फ्लो करता है हमारी आर्टरीज में, हमारी वेन्स में, तो वो ब्लड फोर्स लगाता है आर्टरीज की वॉल्स पर, और वो उस वॉल्स के प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। जब वो बढ़ जाता है तब उसको ब्लड प्रेशर बढ़ना बोलते हैं। इसको सिंपल डेफिनेशन इसकी हो जाएगी: हाइपरटेंशन इज अ कंडीशन वेयर द फोर्स ऑफ ब्लड अगेंस्ट द वॉल्स एंड आर्टरीज आर टू हाई। जब आर्टरीज और वेन्स पर लगने वाला फोर्स बहुत ज़्यादा होता है तो उस फोर्स को हाइपरटेंशन बोलते हैं। या फिर इसकी एक और आसान डेफिनेशन क्या है? हाइपरटेंशन इज व्हेन ब्लड प्रेशर इज टू हाई। जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो एक्स्ट्रा स्ट्रेन लगाएगा हमारी आर्टरीज और हमारी वेन्स के ऊपर, और हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाई ब्लड ऑन आर्टरीज एंड ब्लड वेसल। पहले ही बताया, जब आर्टरीज और वेन्स के अंदर ब्लड फ्लो करता है तो वो ब्लड का जो प्रेशर होता है वो फोर्स लगाता है हमारी आर्टरीज और वेन्स की वॉल्स पर, और उस प्रेशर को ही ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ब्लड प्रेशर को इन 5 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। 120 और 80 के आसपास रहेगा तो ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर ही हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। 120 से 129 हुआ और इधर 80 से कम रहा तो ये एलिवेटेड है, नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा है। स्टेज 1 हाइपरटेंशन कब इसको बोलेंगे? जब 130/80 हो जाएगा या 89 हो जाएगा। हाई ब्लड प्रेशर 140 या 90 इधर हो जाएगा mmHg। सिस्टोलिक मतलब ऊपर वाला ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक को नीचे वाला ब्लड प्रेशर, जनरल लैंग्वेज में बोल देते हैं, बाकी इसको हम आगे पढ़ेंगे भी। एक लास्ट टॉपिक आता है हाइपरटेंशन क्राइसिस। हाइपरटेंसिव क्राइसिस कब बोलेंगे? जब 180 से भी ऊपर हो जाए ब्लड प्रेशर, तब इसको हाइपरटेंसिव क्राइसिस बोलेंगे। और ऐसी कंडीशन में पेशेंट को जल्द से जल्द हमको किसी हॉस्पिटल में जहाँ पे ग्रेट फैसिलिटीज अवेलेबल हो, वहाँ पे पेशेंट को रिफर करना चाहिए। अभी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक की बात की। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है ऊपर वाला नंबर होता है, हायर नंबर, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है नीचे वाला नंबर, को लोअर नंबर बोल देते हैं। सिंपल भाषा में देखो, सिस्टोलिक कब होता है? जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा और पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचाएगा तो उस प्रेशर को सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। और जब हार्ट रिलैक्स करता है और पूरी बॉडी से ब्लड अपनी तरफ लाता है तो उसको डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। सिंपल भाषा में बोले तो जब हार्ट कॉन्टैक्ट करेगा तो उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जब हार्ट रिलैक्स करेगा तो उसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलेंगे। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन कितने टाइप का होता है? तो हाइपरटेंशन के केवल 2 टाइप होते हैं। एक को बोलेंगे प्राइमरी हाइपरटेंशन, दूसरे को बोलेंगे सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन ही ज़्यादातर लोगों में देखा जाता है। 90 to 95% लोगों में प्राइमरी हाइपरटेंशन ही होता है, जिसको कोई डिफाइन कॉज नहीं है, ये बस हमारी कुछ लाइफ स्टाइल चेंजेस की वजह से होता है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन केवल 5 से 10% लोगों में होता है, और ये कोई पहले से एग्जिस्टिंग डिजीज है उसकी वजह से हो जाता है। प्राइमरी हाइपरटेंशन के बारे में देखेंगे। प्राइमरी हाइपरटेंशन की कोई भी डिफाइंड कॉज नहीं है, कोई खास कंडीशन नहीं है कि ये होता है तो हाइपरटेंशन हो जाता है। ये जनरली हमारे लाइफ स्टाइल चेंजेस की वजह से ही आता है। इसका कोई क्योर नहीं है, केवल इसको कंट्रोल किया जा सकता है, और इसको एसेंशियल हाइपरटेंशन बोलते हैं। ये जरूरी हाइपरटेंशन है हमारे लिए।
प्राइमरी हाइपरटेंशन को डेवलप होने में कई साल लग जाते हैं। सेकेंडरी हाइपरटेंशन कब होता है? जब आपको कोई डिजीज़ हुई और उसका क्योर नहीं हुआ ढंग से, तो उस डिजीज़ की वजह से ये हाइपरटेंशन हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को एंडोक्राइन डिसऑर्डर हो गया है, किसी की एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ज़्यादा सिक्रीट कर रही हैं या कम सिक्रीट कर रही हैं, तो उस वजह से हाइपरटेंशन हो सकता है। या फिर कोई किडनी डिजीज़ हुई और जैसे किसी को किडनी डिजीज़ हुई और उसकी बॉडी सही से वेस्ट को एक्सक्रीट नहीं कर पा रही है, तो वेस्ट हमारी बॉडी में रहेगा और वो ब्लड वॉल्यूम बढ़ाएगा। ब्लड वॉल्यूम बढ़ाएगा तो हमारा बीपी ऑलरेडी बढ़ जाएगा। प्रेगनेंसी के केस में बढ़ सकता है या फैमिली फैक्टर है। अगर किसी को फैमिली में किसी को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है और जेनेटिक्स में उसको मिला हुआ है हाइपरटेंशन, तो उसका कोई क्योर नहीं है, उसमें आपकी कोई गलती भी नहीं है। कॉम्प्लिकेशंस क्या-क्या हो सकती हैं? ऑर्गन डैमेज का खतरा रहता है। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं, या अगर कोई हार्ट की वेन या आर्टरी पर भी ज़्यादा प्रेशर पड़ा और वो फट गई या ब्लॉकेज हो गया, तो वहाँ पे हार्ट अटैक का खतरा रहता है। और अगर हार्ट पे लोड पड़ेगा तो चेस्ट पेन तो होगा ही। और अगर यही हाइपरटेंशन की ब्रेन की किसी वेन या आर्टरी पर ज़्यादा प्रेशर लगाएगा या आर्टरी किसी वजह से फट जाएगी, तो वहाँ पे ब्रेन स्ट्रोक बोलेंगे। और अगर आइज़ की आर्टरीज़ या वेन्स फट गई, तो यही हाइपरटेंशन रेटिनोपैथी में आएगा और हमारी आइज़ जो है ब्लाइंड हो जाएगा इंसान। हाइपरटेंशन नेफ्रोपैथी, यानी कि हाइपरटेंशन की वजह से किडनीज़ पर भी लोड आ सकता है, किडनीज़ हमारी खराब हो सकती हैं। बात करते हैं ईटियोलॉजी की, यानी हाइपरटेंशन होता क्यों है? तो हाइपरटेंशन का कोई एग्जैक्ट कॉज तो नहीं पता है, लेकिन इसको कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होते हैं, यानी किस वजह से हाइपरटेंशन बढ़ सकता है। तो सबसे पहला एक एज फैक्टर आता है। तो एज फैक्टर में क्या है, हमारी वेन्स और आर्टरीज जो हैं कैल्सिफाइड हो जाती हैं, यानी वो टाइट हो जाती हैं, सख्त हो जाती हैं। इनमें कॉन्टैक्ट और रिलैक्स रिलैक्स करने की जो पावर होती है वो कम हो जाती है। तो जब ज़्यादा ब्लड प्रेशर आया तो ये रिलैक्स नहीं हो पाई और बाई चांस इसी वजह से हाइपरटेंशन बढ़ जाता है, वहाँ पे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। या फिर वेन्स और आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है, एज के साथ-साथ कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है, तो वहाँ से ब्लड जो है पास होता है तो हाई प्रेशर लगता है और बीपी हमारा बढ़ जाता है। हाई साल्ट इंटेक भी होता है। अब साल्ट का आपको पता होगा, साल्ट जो होता है ऑस्मोटिक एजेंट है। साल्ट को अगर आप ऐसे भी खुला छोड़ दें तो वाटर को एब्ज़ॉर्ब करता है। तो हमारी बॉडी में अगर साल्ट का इंटेक ज़्यादा होगा तो वो ऑस्मोटिक एजेंट की तरह काम करेगा और वाटर को सोखेगा और वाटर इंटेक बढ़ेगा तो हमारा ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा और ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो हमारा बीपी अपने आप बढ़ जाएगा। स्मोकिंग एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर काम करता है हाइपरटेंशन में। ये हमारी इनर वॉल को डैमेज करता है और अंदर एक क्लॉट फॉर्मेशन कर देता है और उस क्लॉट्स की वजह से बीपी बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल जमा होगा तो उसकी वजह से भी बीपी बढ़ेगा। अल्कोहल इंटेक, अल्कोहल इंटेक में अल्कोहल जो है फैट को बढ़ाती है और हमें लेथार्जिक फील कराती है, तो हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल फॉलो करने लगते हैं। और अल्कोहल में होता क्या है, हेप्टिक कैलोरीज जिसको बोलते हैं। हेप्टिक कैलोरीज मीन्स प्लेन कैलोरीज होती हैं। जब हमारी बॉडी एक्स्ट्रा कैलोरीज को स्टोर करने लगती है तो हमारी बॉडी फैटी हो जाती है, तो ब्लड को ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है पूरी बॉडी तक ब्लड पहुंचाने में। और जब ज़्यादा प्रेशर लगाएगा तो हमारा बीपी बढ़ जाएगा। स्ट्रेस एक बहुत ही कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है हाइपरटेंशन में, क्योंकि जब स्ट्रेस होता है तो एड्रेनलिन जो कि इमरजेंसी हार्मोन है और कॉर्टिसोल हमारी बॉडी में रिलीज होता है, तो इस वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। फिजिकल इनएक्टिविटी, अगर हम बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, बहुत बैठे रहते हैं, पूरा दिन लेटा रहता है, तो इस वजह से भी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि हार्ट को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है पूरी बॉडी तक ब्लड पहुँचाने में। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री रही है ब्लड प्रेशर की, तब तो फिर आपकी कोई गलती नहीं है इसमें। तब तो फिर सिर्फ लाइफस्टाइल को चेंज करके हम ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं काफ़ी हद तक। या किसी को क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है और उसकी बॉडी सही से फ़िल्टर नहीं कर रही है इम्प्योरिटीज़ को, तो ब्लड हाइपरटेंशन की दिक्कत हो सकती है उसको। एड्रीनल या थायरॉइड डिसऑर्डर है, तो भी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की, यानी कि बीमारी होती क्यों है? हमारी बॉडी में ऐसे क्या चेंजेस आते हैं जिस वजह से ये हमारी डिज़ीज़ हो जाती है? तो इसमें 4 पॉइंट है। ओवर एक्टिवेशन ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, यानी कि रैस सिस्टम। इसमें क्या होता है, जब ये रैस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है तो इसकी वजह से वेज़ो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, यानी कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, सिकुड़ जाती हैं और इस वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। साल्ट सेंसिटिविटी, यानी जब साल्ट इंटेक ज़्यादा हो जाता है तो हमारी बॉडी
में ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब होने लगता है, क्योंकि साल्ट ऑस्मोटिक एजेंट है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, रिटेन करता है। तो इस वजह से हमारा ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, और ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। थर्ड पॉइंट है एक्टिवेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है हमारा इमरजेंसी नर्वस सिस्टम है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो हमारी बॉडी फाइट और फ्लाइट का रिस्पॉन्स शो करती है, और हमारा जो हार्ट है वो ज़्यादा तेज पंप करने लगता है, और ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। और साथ ही इसके साथ क्या होता है, हमारा ब्रेन सिग्नल भेजता है किडनीज को कि वो रेनिन एंजाइम को सिक्रीट करे, रेनिन हार्मोन को सिक्रीट करे, और ये दोनों फैक्टर मिलके हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं, ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके। फोर्थ पॉइंट है स्टिमुलेशन ऑफ वैस्कुलर एंडोथेलियम। एंडोथेलियम क्या होती है, हमारे ब्लड वेसल्स के नीचे एक लेयर होती है जो कि कुछ सब्सटेंस जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड एंड एंडोथेलिन सिक्रीट करने लगती है। तो इस वजह से वेजो कंडक्शन हो जाता है और हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, यानी कौन से सिम्टम्स दिखेंगे इस डिजीज़ में। तो सबसे पहला सिम्टम क्या हो जाएगा, हेडेक हो सकता है। हेडेक जो होगा सिर के पीछे साइड होगा, बिहाइंड नेक होगा। दूसरा क्या है, स्वेटिंग हो सकती है, बहुत ज़्यादा पसीना आ सकता है। डिजीनेस, चक्कर सा फील हो सकता है। पैल्पिटेशन, मतलब कि हार्ट जो है बीट करता हुआ बाहर अगर आप हाथ रखेंगे तो पंप करता हुआ फील करेगा। सीवियर एंजाइटी, बहुत ज़्यादा घबराहट हो सकती है। नोजिया, वोमिटिंग, टायर्डनेस, थकान हो सकती है। चेस्ट पेन हो सकता है। डायग्नोसिस में क्या करते हैं, कैसे पता चलेगा, तो हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं पेशेंट को, बीपी मेजरमेंट करते हैं, ब्लड प्रेशर मशीन से चेक करते हैं ब्लड प्रेशर कितना है, और ज़्यादा सीवियर कंडीशन होती है तो ईसीजी कराते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करवाते हैं। ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले पढ़ेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या आएगा कि हम अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करेंगे ताकि इस डिजीज़ के बच सकें या इसको कम कर सकें। पहली चीज़ क्या है कि हम साल्ट इंटेक को कम कर सकते हैं। अब जनरली काला नमक या सेंधा नमक में सोडियम की मात्रा कम पाई जाती है, तो हम उसको एक्सेप्ट करें, और नॉर्मल जो वाइट साल्ट हम लोग यूज़ करते हैं उसको अगर कम करें तब भी काफ़ी हद तक सही रहेगा। बट जो सीवियर कंडीशन में नमक छोड़ना ही पड़ता है। एरोबिक या कार्डियो एक्सरसाइज करें, मतलब जो वेट लिफ्टिंग वगैरह ना करके ऐसी एक्सरसाइजेज जिनमें हमारे हार्ट पे ज़्यादा जोर पड़ता है, यानी हार्ट हमारा ज़्यादा तेज पंप करने लगता है, जैसे रनिंग है, रोप स्किपिंग है, जिनसे हमारा हार्ट ज़्यादा तेज पंप करता है और पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचा देता है। ऐसी एक्सरसाइज को एरोबिक या कार्डियो एक्सरसाइज कहते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी रहती है हमारी हार्ट हेल्थ के लिए। दूसरा क्या है, फैट इंटेक को कंट्रोल कर सकते हैं। एक गुड फैट होता है, एक बैड फैट होता है। बैड फैट ज़्यादातर एनिमल प्रोड्यूस फैट में से निकलता है, मतलब चिकन मीट या फिर मिल्क वगैरह। योगा एंड मेडिटेशन से भी देखा गया है काफ़ी हद तक हाइपरटेंशन कंट्रोल में लाया जा सकता है, क्योंकि मेडिटेशन से हमारा माइंड शांत होता है, और एड्रेनलिन है, कोर्टिसोल है, और ये हार्मोन्स कम सिक्रीट होता है हमारी बॉडी में, और हाइपरटेंशन से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। और आप पोटेशियम रिच थिंग्स खा सकते हैं, जिनमें पोटेशियम ज़्यादा होता है उन चीज़ों का ज़्यादा खाएँ, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम का कहिएगा एहसास बहुत जैसा रहता है। जहाँ सोडियम होगा वहाँ पोटेशियम नहीं होगा, जहाँ पोटेशियम होगा वहाँ सोडियम नहीं होगा। तो अगर हम पोटेशियम रिच फूड अपनी डाइट में बढ़ा दें तो सोडियम अपने आप कम जाएगा और हाइपरटेंशन कंट्रोल में आ सकता है। जैसे कि पोटैटो हो गया, बनाना, ऑरेंजेस, डेट, पालक, किशमिश या बंद गोभी, इस टाइप की चीज़ें पोटेशियम रिच होती हैं, जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को कम करने में काफ़ी हेल्प करेंगी। और सिगरेट स्मोकिंग कम कर सकते हैं, इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने में। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की बात करते हैं। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देते हैं, जिनको याद करने की ट्रिक है ABCD। अब ABCD क्या है? ABCD में सबसे पहले तो आते हैं एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, दूसरे आते हैं बीटा ब्लॉकर, C फॉर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, D फॉर डायबिटिक्स। ये याद करने की ट्रिक है ABCD। सबसे पहले बात करते हैं एंजियोटेंसिन की। एंजियोटेंसिन में हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे। एंजियोटेंसिन 1 एंजाइम इन्हिबिटर, यानी हम ब्लड प्रेशर को 2 टाइप से 2 पाथवेज़ को ब्लॉक करके हम हाइपरटेंशन से बच सकते हैं। तो आगे डायग्राम में आपको बेटर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे ACE होगा, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, दूसरा होगा ARB, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। तो अब बात करते हैं
एसी और एआरबीज की। एसी और एआरबीज दोनों ब्लड प्रेशर कम करने में हेल्प करते हैं, लेकिन दोनों डिफरेंट स्पॉट्स पे काम करते हैं। एसी इनहिबिटर जो होते हैं वो हमारी बॉडी में एंजियोटेंसिन रिसेप्टर को चेंज नहीं होने देते हैं, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में। और एंजियोटेंसिन 2 जो है वो हमारे ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है और ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ जाता है। अब इस डायग्राम में आपको बेहतर समझ में आएगा। इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी में नेचुरल सिस्टम होता है जो एंजियोटेंसिन बनाता है। एंजियोटेंसिन एंजियोटेंसिन 1 में चेंज होता है और एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में। और ये एंजियोटेंसिन 2 वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है और हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ये क्या करते हैं, एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट नहीं होने देते एंजियोटेंसिन 2 में। और जब एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होंगे तो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा और हमारा ब्लड प्रेशर जो है कम जाएगा। एआरबी क्या करते हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। ये क्या करते हैं, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में बदल जाने देते हैं। आराम से एंजियोटेंसिन 1 जो है एंजियोटेंसिन 2 में बदल गया, लेकिन एंजियोटेंसिन 2 जो है वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं कर पाया क्योंकि इसने यहाँ पे ब्लॉक कर दिया इसको, तो हमारा ब्लड प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा। एंजियोटेंसिन इसी तरह से काम करता है। अब हर दवा के अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं। एसी इनहिबिटर के क्या साइड इफेक्ट हैं, कफ, एंजियोएडिमा, टेस्ट चेंज हो सकता है, रीनल सफिशिएंसी हो सकती है, किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है, और पोटेशियम को ये बढ़ा देते हैं हमारी बॉडी में। तो इसी सब साइड इफेक्ट्स की वजह से डॉक्टर्स इसको कम यूज़ करते हैं। इनमें हम किन मेडिसिन का यूज़ करेंगे, लोसार्टन, टेलमिसार्टन और ओल्मिसार्टन। जो लोसार्टन है ये अलग अलग पेज पे हो गया है, बट कोई दिक्कत नहीं। लोसार्टन जो है वो ब्लड प्रेशर को तो कम करता ही करता है, साथ में ये स्ट्रोक के चांस को भी कम करता है। टेलमिसार्टन जो है वो इंसुलिन सेंसिटिविटी को कंट्रोल करता है और कार्डियोवास्कुलर डिजीज जैसे कि हार्ट अटैक और अनस्टेबल एंजाइना को भी इम्प्रूव करता है, मतलब उसको हाँ, उसको होने से बचाता है। और ओमनीसार्टन जो है वो केवल और केवल ब्लड प्रेशर को कम करता है। डोजेस की बात करें तो टेलमिसार्टन की 50 mg एनएफ है, इसकी 40 mg, और ओल्मिसार्टन की 20 mg ड्रग जो है बराबर है। बात करते हैं ड्यूरेशंस की, तो ड्यूरेशन में टेलमिसार्टन सबसे ज़्यादा देर तक काम करेगा, उसके बाद ओल्मिसार्टन, सबसे लास्ट में लोसार्टन। अब बात करते हैं बीटा ब्लॉकर्स की। बीटा ब्लॉकर्स को जनरली फर्स्ट लाइन हाइपरटेंसिव ड्रग नहीं माना जाता है, लेकिन क्योंकि बीटा ब्लॉकर्स हमारी बॉडी में हार्ट पे तो होते ही हैं, साथ में बीटा ब्लॉकर्स और भी जगह पे होते हैं, जैसे कि हार्ट में होते हैं, ब्रोंकाइज में होते हैं, और बीटा 3 रिसेप्टर जो हैं एडिपोज टिश्यूज में होते हैं। तो दो टाइप के बीटा ब्लॉकर हैं, एक सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, एक नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर केवल हार्ट के बीटा रिसेप्टर्स पे काम करेंगे और नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स सभी बीटा रिसेप्टर पर काम करेंगे। जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स में, सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर में आता है मेटाप्रोलॉल, एटिनोलॉल। नॉन सेलेक्टिव में आ जाएगा प्रोपेनोलॉल, टीमोलॉल। और अल्फा बीटा ब्लॉकर में आएगा कार्बिडोलॉल और लेविटोलॉल। अब देखिए ये जस्ट याद करने के लिए नोट है, बीटा एगोनिस्ट या बीटा ओपनर हम लोग कब देते हैं, जैसे कि लाइक सल्ब्यूटामोल जैसे ड्रग्स को कब दिया जाता है, जब किसी को अस्थमा, सीओपीडी जैसे जैसी कंडीशंस होती हैं, तो बीटा ओपनर्स दिए जाते हैं ताकि ये हमारी ब्रोंकाइटिस डायलेट हो सके। इससे क्या होता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है और हमारी ब्रोंकाइटिस डायलेट हो जाती है और आसानी से पेशेंट सांस ले पाता है, तो उस कंडीशन में दिए जाते हैं बीटा ओपनर्स। अब बीटा ब्लॉकर्स क्या करेंगे, हमारे हार्ट बीट कम करेंगे, हमारे ब्लड प्रेशर को कम करेंगे, बीटा ओपनर्स और बढ़ा देंगे। तो इस वजह से बीटा ब्लॉकर्स दिए जाते हैं हार्ट बीट को कम करने के लिए, ताकि हाइपरटेंशन कम हो। ड्यूरेशन की बात करते हैं भाई, तो एटिनोलॉल सबसे ज़्यादा देर तक काम करेगा, फिर मेटाप्रोलॉल, उसके बाद प्रोपेनोलॉल। और एटिनोलॉल की 50 mg बराबर है मेटाप्रोलॉल की 100 mg के, और बराबर है प्रोपेनोलॉल के 80 mg तक। बीटा ब्लॉकर्स को यूज किया जाता है एंजाइना, चेस्ट पेन में, मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड को कम करके हार्ट बीट को कम करने में। कब हम बीटा ब्लॉकर्स को नहीं देते हैं, तो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स नहीं दिए जाएंगे सीओपीडी और अस्थमा जैसे पेशेंट को। फर्स्ट लाइन ड्रग में हम यूज़ करते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को, सीसीबी यूज्ड एज फर्स्ट लाइन एंटी हाइपरटेंसिव। ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी में
जो एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम है उस पे काम करते हैं और हमारे ब्लड वेसल्स को स्टिक करते हैं और हमारा बीपी कम करते हैं। इनमें क्या आते हैं, एम्लोडिपिन और एस एम्लोडिपिन। एस एम्लोडिपिन क्या है, सस्टेनेबल रिलीज ऑफ एम्लोडिपिन ही है। एम्लोडिपिन का 5 mg बराबर है एस एम्लोडिपिन के 2.5 mg पर। और एम्लोडिपिन को जब यूज़ किया जाता है तो कुछ पेशेंट में देखा गया एंकल एडिमा हो जाता है, उनके पैर में सूजन आ जाती है, जो कि एस एम्लोडिपिन को यूज़ करने पर ज़्यादा इनके सिम्टम नहीं दिखाई दिए हैं एंकल एडिमा के। लास्ट बात करते हैं डायूरेटिक्स की। डायूरेटिक्स को वाटर पिल्स भी बोला गया है। इसमें क्या होता है, जब डायूरेटिक्स को हम लोग लेते हैं तो हमारी बॉडी में यूरिनेशन का प्रोसेस तेज हो जाता है और पेशेंट बार बार यूरिन पास आउट करने जाता है, और इससे क्या होता है, हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होते हैं बॉडी के वो निकल जाते हैं और हमारा ब्लड वॉल्यूम जो है कम हो जाता है। और जब ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा तो हमारा बीपी भी कम हो जाएगा। इसमें हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड और क्लोरोथियाडोन यूज होते हैं। ड्यूरेशन की बात करें तो क्लोरोथियाडोन ज़्यादा देर तक हमारी बॉडी में काम करेगा और हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड कम देर तक हमारी बॉडी में काम करेगा। क्लोरोथियाडीन का 6.25 mg बराबर है हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड के 20 mg के। और साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो हाइपोकैलेमिया जो है उसके चांस ज़्यादा रहते हैं अगर क्लोरोथियाजाइड यूज़ किया जाए रेदर देन हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड के। तो आज हम लोगों ने हाइपरटेंशन के बारे में इन डिटेल स्टडी की। एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर वीडियोज़।